हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AI अरुण कुमार। आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 5 लेकर आए हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस स्टार्ट। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी की सतह ऐसी होती है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। मेन क्या होता है? भूमि, वायु और जल। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीवमंडल। ठीक है, तो दीज आर 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। देखिए पिक्चर से हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ये वायुमंडल है, हवा। ठीक है, जल मंडल, जल। स्थल मंडल या भूमंडल, जमीन, स्थल से रिलेटेड है। और ये तीनों मंडल, तीनों पार्ट्स जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उसको कहते हैं जीवमंडल, जो हमारा लास्ट है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब हम इसको इस डायग्राम से समझेंगे। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जैसे महाद्वीप हैं। सारे महाद्वीप, सारे महासागर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनको हम एक एक करके पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और आप भूलें भी ना। फिर है वायुमंडल, गैस की परतें जो पृथ्वी के को चारों ओर से घेरती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब। और इनके साथ ही इन्हीं से बनी अलग अलग परतें भी हैं। ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं जल मंडल में। क्या पढ़ेंगे हम? पृथ्वी का जल का भाग और जल की जो अवस्थाएं हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ जो हमारा लिक्विड होते हैं, जैसे बर्फ है, जल है, जलवाष्प है। और जो पृथ्वी पर जल का भाग है वो महासागरों के रूप में भी है। फिर है लास्ट जीवमंडल, सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल है ना, वायु और जल एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे। ओके। भूमंडल। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है, भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भूमंडल है जिस पर हम रहते हैं, जो भूमि है हमारी। भूमंडल के 2 भाग हैं, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जो महाद्वीप हैं बड़े स्थलीय भूभाग हैं, हम मैप से इसको देखने वाले हैं। सारे महाद्वीपों के बारे में ट्रिक्स भी देखेंगे हम। फिर है महासागरीय बेसिन, बड़े जलाशय हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, शून्य। समुद्री जो तल है उसको शून्य मान के किसी भी पर्वत की, किसी भी पठार की, किसी भी मैदान की ऊंचाई मापी जाती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ ज़मीन दिख रही है ज़मीन से ही हम उसको माप रहे हैं। या इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब हम ट्रेन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन आप देखते हैं तो लिखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, लिखते हैं ना। तो वही है, हर एक जगह की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापी जाती है, जिसको हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है। अब महाद्वीप। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो महाद्वीपों की संख्या या उनकी जो उनके नाम भूल जाते हैं, या उनको महासागरों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब हम ट्रिक से सीखेंगे कि महाद्वीपों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है। महाद्वीप होते क्या है? विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये देखिए, ये जो ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे जो कलर्स में दिख रहे हैं, ये और ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये है वाटर, है ना। ये अलग अलग महासागर है, जल राशि है। ठीक है। ये सब किससे अलग हो रखे हैं? पानी से ही तो अलग हो रखे हैं। तो महाद्वीप वो भाग हैं हमारी अर्थ के, हमारी पृथ्वी के, जो किसी जल राशि से, जैसे ये दोनों आपस में चलो थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, ये और ये कौन से महासागर से अलग हो रखे हैं? इस महासागर से। तो ये सब हम और ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। मेनली आपको ये समझना है कि जो महाद्वीप होते हैं वो विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, और स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। हमने चैप्टर 2 में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पढ़ा था। तो जो स्थल है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है।
ये देखिए, ये विषुवत रेखा है। अब आप खुद ही देख सकते हो, विषुवत रेखा जो है इसके ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो है ज़्यादातर किस में है, ये देखिए इधर वाला, ये ज़्यादातर किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। अब ये ट्रिक है, ईट एन एप्पल एज अ स्नैक। ईट, ई से बना यूरोप, ए से बना एंटार्क्टिका, एप्पल का ए से बना ऑस्ट्रेलिया, एस के ए से बना एशिया, ए अफ्रीका, एस फॉर साउथ अमेरिका, एन फॉर नॉर्थ अमेरिका। तो हमने इसके फर्स्ट लेटर से हमने सारे महाद्वीपों को याद कर लिया है। ऐसे ही हमने चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हमने सारे जो हमारे ग्रह हैं उनके नाम भी हमने एक ट्रिक से सीखे थे। ओके, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ को एक ट्रिक से सीखते हैं तो हमें उनके नाम हमेशा याद रहते हैं। बट ये बड़े से छोटे की तरफ नहीं है। अभी हम सीक्वेंस में जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जो एग्ज़ाम में आता ही है, सबसे छोटा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये सब भी हमारे सामने आएंगे। लेकिन ये एक जनरल आपको याद करने के लिए है कि कौन कौन से महाद्वीप होते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपसे एकदम कोई पूछे या एग्ज़ाम में ही पूछे या ओरल क्वेश्चन हो जाए आपसे कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो और एक भी कोई भी महाद्वीप आपसे स्किप ना हो। अब आप देखिए एशिया, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे। ये रहा एशिया, ये जो येलो कलर का पार्ट है, दिस इज एशिया। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे और फिर मैप से समझेंगे। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, पूर्वी गोलार्ध में है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ये देखिए, ये एशिया है। आप सब महाद्वीपों को देखिए और इन सब महाद्वीपों के कंपैरिजन में आप खुद ही देख पा रहे हैं कि एशिया सबसे बड़ा है। ये पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्व यानी ईस्ट। अगर हम अर्थ को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, तो ये पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। इस कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, देखो इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट से गुजरती है ना, तो कर्क रेखा इसमें से गुजरती है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब ये आपको पता है सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा है, तो पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट है ये, 1/3 तो एशिया ही है। ठीक है, और एक और चीज़, ये यूराल पर्वत है, ध्यान से पॉइंटर को देखिए, ये यूराल पर्वत है, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। एशिया के पश्चिम में, लेफ्ट डायरेक्शन यानी इधर का कौन सा है, पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अगर यूराल पर्वत ना हो तो इन दोनों को क्या पढ़ेंगे हम, यूरोप और एशिया, यूरेशिया। क्या पढ़ेंगे, यूरेशिया। अब आगे देखिए, अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। विषुवत वृत्त अक्षांश लगभग इसके मध्य से गुजरती है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप डायग्राम से देखिए। ये रहा अफ्रीका, यहाँ से विषुवत वृत्त जो है इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है। दूसरा पॉइंट था, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ज़्यादातर इतना भाग तो इसका उत्तरी गोलार्ध में ही है। और तीसरा पॉइंट था कि ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद सेकेंड नंबर पर अफ्रीका है। तो आप अगर पिक्चर देखोगे ना तो आपको याद भी रहेगा, हाँ एशिया सबसे बड़ा दिख ही रहा था और दूसरे नंबर पे हमें अफ्रीका दिख रहा था। ठीक है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गुजरती हैं। ये चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। ये देखिए, जहाँ आप एक अकेला ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि ये चारों तरफ से, इधर भी देखो कोई महासागर है, कौन सा, भूमध्य सागर है, इधर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है, और ये इन दोनों का मिलाकर यहाँ पे पोर्शन है। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
और 2 जीके के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में ही है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका में है, और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल यहीं पर ही है, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट, अभी हमने 2 डिस्कस किए हैं, सिर्फ एशिया और अफ्रीका। अब आइए उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, अब हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है उत्तर अमेरिका। देखो, आपको कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो देखो ये वाला है ना, थर्ड नंबर पे। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है, आर्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक, और ये दक्षिण अमेरिका से एक जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये कौन से में? उत्तर और पश्चिम। इधर पश्चिम है और उत्तर, इन दोनों गोलार्धों में है, पश्चिमी गोलार्ध और पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों एक जल संधि से जुड़े हुए। जल संधि यानी जल का एक पार्ट है जो इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ रहा है, वो है पनामा जल संधि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। और इसके तीनों तरफ, इधर देखिए, इधर देखें तो आर्कटिक महासागर है, इधर देखें तो प्रशांत महासागर है, और इधर देखें तो अटलांटिक महासागर है। ये 3 बड़े महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। अफ्रीका चारों तरफ से घिरा हुआ था पानी से, और ये 3 तरफ से बड़े बड़े महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप है। इसके बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण है तो देखो, आप क्लियरली आप देख सकते हैं, ये विषुवत वृत्त है, और ये कौन सा गोलार्ध आ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व में अटलांटिक है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ये भी आप देख पा रहे हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ है, और पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी भी दक्षिण अमेरिका में ही है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नील नदी सबसे बड़ी है या अमेज़न। आप क्लियरली सुनिए और समझिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में है, लेकिन अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है। और ये देखिए, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ देख पा रहे हैं, ये है एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, वो भी दक्षिण अमेरिका में ही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे फैली हुई है, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने चार महाद्वीप बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट से उठाई हुई है, ठीक है। कुछ कोई और बुक रेफर नहीं की गई है, सॉरी। अगला है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी काफ़ी बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। इसको ध्यान से देखिए, ये अंटार्कटिका है। इसकी इमेज दिमाग में बिठा लो। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है इसके बीच से गुजरता है। हमने बहुत सारे ये जो लाइंस जो अक्षांश ये रेखाएं हैं ये हमने समझी थी। विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त आता है और इधर उत्तरी ध्रुव वृत्त आता है, और दोनों के यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव आता है। तो ये दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है वो इसके यहाँ से गुजरता है, ठीक है, इसके बीच से गुजरता है, और दक्षिणी ध्रुव इसके बीच में यहीं पर ही है। ये देखिए, यहीं कहीं पर आप देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री है ना, इसके सामने देखो यहीं पर, यानी इसके बीच में ही दक्षिणी ध्रुव है। तो ऑब्वियसली जब दक्षिणी ध्रुव पे है तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत सारी बर्फ़ है, और यहाँ पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं। इतनी बर्फ़ में कोई इंसान रह ही नहीं सकता। बट बहुत सारे शोध केंद्र यहाँ पर है, रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर हैं, जैसे भारत की मैत्री और दक्षिण गंगोत्री केंद्र, ये नाम है शोध केंद्र के, ये अंटार्कटिका में ही हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से महाद्वीप में ये जो शोध केंद्र है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री वो स्थित हैं। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो शोध केंद्र हैं वो कौन से देश के हैं और कहाँ हैं,
कौन से महाद्वीप पर है? हम तो एशिया में हैं, लेकिन हमारे शोध केंद्र अंटार्कटिका में भी है। यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है। हमने जब एशिया देखा था तब हमने देख लिया था, उसमें भी ये पॉइंट लिखा था कि एशिया के पश्चिम में है, 3 तरफ जल से घिरा है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है वो आर्कटिक महासागर है ना, तो यहाँ पर आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। उसके बाद देखें हम, एक और चीज लिखी हुई थी कि भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर इसके तीनों तरफ हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे छोटे महाद्वीप पे। ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा है, आपको साइज में भी दिख ही रहा है, और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये विषुववृत्त रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है पूरी तरह। ये द्वीपीय महाद्वीप है क्योंकि ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। ये हमने इसको भी बोला था कि ये यूरोप को इसको उत्तरी अमेरिका को भी बोला था हमने, दक्षिण अमेरिका को भी बोला था कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसको 3 तरफ से बताया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें ये भी ऑलमोस्ट पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, पर ये बिल्कुल ही अलग है, तो इसीलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। कौन सा महाद्वीप? द्वीपीय महाद्वीप। अब आते हैं जलमंडल की तरफ। जलमंडल यानी पृथ्वी जो है उसको हम नीला ग्रह कहते हैं, और महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ सब कुछ पृथ्वी पर है। और जो अर्थ में जितना पानी है, अर्थ की बात करें तो 71% जो है जल है और बचा हुआ सारा स्थल है। भूमिगत जल, ठीक है, वायुमंडल की जल वाष्प, सब कुछ जलमंडल में आता है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो जल हमारी पृथ्वी पर जल है वो 97.5% महासागर है, मतलब बिल्कुल खारा पानी है और लवणीय जल है, बहुत ज़्यादा नमक है। और ये जो परसेंट है ये 2.5% ये इसमें अलवण जल है, यानी इसमें नमक नहीं है, लेकिन इसमें से भी बहुत कम पार्ट हमारे पीने लायक है। सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जल हमेशा गतिशील होता है। महासागरीय जल की गतियाँ ये हम क्लास 7 की ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। इन गतियों के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तरंगे, ज्वार भाटा क्या होती है, महासागरीय धाराएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम आते हैं फाइनली ट्रिक में कि जितने भी महासागर हैं उनके नाम क्या है। साथ ही ये एक अच्छी बात है कि इस ट्रिक में साइज के अकॉर्डिंग ही हमने ये ट्रिक बनाई है। PAISA पैसा, ठीक है, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशियन, S फॉर साउथ ओशियन, A फॉर आर्कटिक ओशियन। साउथ मतलब दक्षिण, इंडिया यानी हमारा हिंद महासागर, अटलांटिक का नाम हिंदी में अटलांटिक ही है, पैसिफिक का नाम प्रशांत महासागर है और आर्कटिक का नाम भी हिंदी में आर्कटिक महासागर ही है। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये PAISA, इस ट्रिक से आप सारे महासागरों के नाम साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अब हमने जो एशिया देखा था ना, एशिया जो है वो स्थल भाग पे जो है ना 1/3 पार्ट में फैला हुआ है, वैसे ही सबसे बड़ा महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। ये जल के 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है। ये लगभग वृत्ताकार है, मतलब थोड़ा सा गोल सा है। ठीक है, ये पार्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर पर स्थित है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त भी इसके अंदर ही है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर भी है, देखो इधर से लेकर ऐसे पूरे में फैला हुआ है ये प्रशांत महासागर। इसकी बैक साइड भी होगी, वहाँ पे भी है, तो ऑलमोस्ट गोले में है ये। ठीक है, प्रशांत महासागर। तो इधर एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो इसके चारों ओर ये स्थित हैं। ये हमारा ग्लोब जब हम देखें ना
तो इधर से हम फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों चीज़ें उधर जाके मिल जाती हैं। तो ऑलमोस्ट ये अभी ये मत सोचना ये प्रशांत महासागर अलग है और ये अलग है, ये गोल है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है, ये ऑलमोस्ट गोल सर्कल में है ये पीछे की साइड से। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में ही है। ये अब ये यहाँ पर आएगा अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। एस के आकार का है, पश्चिमी किनारे पर, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, सबसे व्यस्त महासागर है। अब देखिए अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, इसकी जो रेखा है ये दंतुरित है, ये सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है, बहुत बिजी है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। एक साइड में हम पश्चिम में इधर की साइड देखें तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, इधर देखें तो यूरोप और अफ्रीका है। तो ये जो स्टेट्स हैं आपस में, अगर ये महाद्वीप जो हैं ये अगर आपस में ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो सारी जो हमारी शिप हैं, पूरा जो बिजनेस है वो यहाँ पर इसी पे से ही जाएगा ना। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा बिजी है, सबसे बिजीएस्ट, सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ये भी है कि एस शेप का है, अटलांटिक महासागर आप देख रहे हो ऐसे एस के आकार का है। अब आते हैं हिंद महासागर, तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर। ये अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जो हमारा भारत है। ये लगभग त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल में है, उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। देखिए ये रहा हिंद महासागर, पूर्व में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और उत्तर में एशिया है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम में अफ्रीका है। ये हिंद महासागर ऑलमोस्ट ट्रायंगल में है, अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। अब दो महासागर और आ गए हैं, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरता है और अंटार्कटिका के उत्तर की ओर दक्षिण 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। देखिए ये अंटार्कटिका है, ठीक है। जो दक्षिणी महासागर है इसमें है नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं मैं, अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अंटार्कटिका को चारों ओर से ये जो घेर रहा है ना, ये वाला महासागर, ये दक्षिणी महासागर है और यहाँ पर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये दक्षिण है तो 90, यहाँ पर 30 है, यहाँ 60 डिग्री तक यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है, सबसे छोटा, वो है आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये देखिए यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है और उत्तर अमेरिका के उत्तर में है, ठीक है, उत्तरी तट में यहाँ पे। और ये उत्तरी ध्रुव में ही है, 0 डिग्री पर यहाँ पर उत्तर ध्रुव है ना। जो आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर दोनों आपस में बेरिंग जल संधि से जुड़े हैं। जल संधि आगे भी आपको समझा देंगे। बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर आपस में जुड़े हैं। ये आर्कटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये दोनों आपस में बेरिंग जल संधि से जुड़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है। स्थल संधि क्या होता है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे कहते हैं स्थल संधि। जैसे हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली पनामा स्थल संधि के बारे में बात की थी, है ना। वैसे ही जल संधि यानी जल को जोड़ने वाले, जल के दो भाग, है ना, पानी का संकरा भाग जो दो जल राशि जैसे समुद्र, महासागर, इनको जोड़ने वाले जो भाग हैं जल के, उन्हें कहते हैं जल संधि। और वही हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। ऐसे ही भारत का कुछ भाग और श्रीलंका के भागों को जोड़ने वाली भी जल संधि है, उसका नाम है
पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? सारे महासागर आपस में जुड़े हैं, तो क्या सारे महाद्वीप भी जुड़े हैं? नहीं, सारे महाद्वीप तो नहीं जुड़े हैं, सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में नहीं जुड़े हैं, लेकिन एशिया और यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हैं तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी जुड़े हैं। ठीक है, पनामा जल संधि से ये दोनों जुड़े हुए हैं ना। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं, और जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और वायुमंडल की परतें जो है हमारे जो घटक हैं, तापमान है, इनके आधार पर बनी हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, डेंसिटी, ऊंचाई, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे वैसे ही घनत्व में भिन्नता आती है, घनत्व तेजी से घटता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? हमने बताया ना आपको कि हर चीज़ की, किसी भी कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई मैदान है, सबकी ऊंचाई हम समुद्री तल से मापते हैं, तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा? समुद्री तल पर होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व जो है वो कम होता जाएगा, और जैसे ही हमारा जो वायु का घनत्व है वो कम होता है तो सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए जितने भी ये वो होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। साथ ही साथ तापमान भी घटता जाता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है। इसीलिए तो लोग मनाली, मंसूरी यहाँ घूमने जाते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायुमंडल से कहीं पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, कहीं उच्च दाब रहता है तो कहीं निम्न दाब रहता है। और हवा जो होती है जहाँ पर उच्च दाब रहता है उससे निम्न दाब की तरफ बहती है। और अगर आपसे पूछें कि पवन और वायु में अंतर क्या है, तो पवन जो है वो गतिशील वायु है, मतलब जो गति में है। रुकी हुई वायु को हम पवन नहीं कहेंगे, जो जिसको हम फील कर पा रहे हैं वो पवन है। वायुमंडल की परतें याद करने की ट्रिक, आज हमने ये तीसरी ट्रिक है। पहला हमने ट्रिक देखा था महाद्वीपों के नाम याद करने की ट्रिक। दूसरी देखी थी महासागरों को साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे बड़ा फिर छोटा, उसकी भी ट्रिक हमने देखी थी। और अब है वायुमंडल की परतें याद करने की ट्रिक। छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ शोभमंडल, सबको समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, ये हम शोभ मंडल यानी नीचे से शुरू कर रहे हैं। शोभ मंडल, छोड़ सबको मैं आया बाहर, ऊपर की तरफ सबसे नीचे शोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर बीच में मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। इन सारी परतों के बारे में डिटेल में क्लास 7 और 8 में है कि कौन सी लेयर में क्या होता है। ठीक है, वैसे आप देख भी पा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा सैटेलाइट कौन से मंडल में होता है, कौन सी लेयर में होता है, उल्कापिंड कौन से मंडल में गिरते हैं, या हम हमारी सबसे नज़दीक कौन सी परत है, हवाई जहाज कौन से मंडल में घूमते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस क्लास 7 में। अभी के लिए सिर्फ आपको परतों की जो सीक्वेंस है हमारे पास से दूर तक, नीचे से ऊपर तक, ये आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही है इसमें। ठीक है, वायु के संघटक, वायु जो हवा है उसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन है 21%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी होती है? जो जितने भी जीव जंतु हैं उनकी, या पौधे हैं, उनकी वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और ये इसमें सारी गैसें हैं जिसमें CO2 भी है। CO2 बहुत कम, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक होती है। CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सबसे लास्ट है जीव मंडल। ये बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर जीवन मौजूद है। स्थल, जल और हवा आपस में का सीमित भाग है। जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी भी इसमें हैं।
मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हैं, एक दूसरे से भी जुड़े हैं और जीवमंडल से भी जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणी पादप जगत यानी पेड़ पौधे, जंतु जगत, एनिमल्स, पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमने इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ा है, फूड चेन के बारे में समझा है साइंस में, तो ये इम्पॉर्टेंट है जीवमंडल के बारे में। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, जितनी भी बलुआ मिट्टी है वो ख़त्म होती जा रही है, वो कटाव हो रहा है, उसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है भूकंप में। सुनामी, वो क्या होता है, समुद्र की जो सतह है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें भूकंप आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत कुछ भाग पानी में भी डूब गया। झीलें, नदियाँ, उनमें क्या करते हैं लोग, प्रदूषित पदार्थ डाल देते हैं, पोल्यूशन करते हैं, मानव के उपयोग के लायक वो पानी रह ही नहीं पाता और वो दूसरे जो जलीय जीव हैं, फिश हैं और बहुत सारे हैं, ऑक्टोपस है, इन सबको भी मारते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, तापन से समझ रहे हैं गर्म होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना। हम देख रहे हैं बहुत गर्मी है, क्यों हो रही है, क्योंकि उद्योग हैं, तापीय विद्युत संयंत्र हैं, गाड़ियां हैं, वो इतना पॉल्यूशन कर रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और महत्वपूर्ण घटक इसका क्या है, CO2 में वृद्धि से तापमान में भी वृद्धि हो रही है। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इनके बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं उनका सीमित उपयोग हमें करना चाहिए। उसी से ही भूमंडलीय तापन और प्रदूषण सब कुछ कम हो जाएगा और हम आराम से रह सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जल संधि और स्थल संधि के बारे में आपको बताएंगे। शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, एक और है महत्वपूर्ण तथ्य, इसी चैप्टर में कुछ आए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है और उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंचा। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मोरियाना गर्त, मैंने प्रशांत महासागर के बारे में बताया था। तो उसकी वो कितना है, कितना गहरा है, 11,022 मीटर नीचे है वो। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे, ये है ना सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। अरे ये देखिए कौन सी डेट को गए थे ये लोग, 29 मई 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और महिला कौन सी चढ़ी, पहली महिला थी जंको तबेई, जापान की थी, 16 मई 1975 में गई थी। और भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल गई थी 23 मई 1984। ठीक है, तो ये 1 2 3 5 पॉइंट्स तो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पेपर पर लिखकर अपनी टेबल पर रखिए और याद करिए 10 दिन तक, ताकि आप कभी ना भूलें। ठीक है, ग्रीक भाषा के कुछ शब्द आए हैं। लिथास क्या होता है, पत्थर, एटमॉस वाष्प यानी वेपर, ह्यूडर जल और बायोस होता है वायु, यहाँ पर आएगा वायु। ठीक है, ग्रीक भाषा है। सो ये जो वर्ड्स थे ना, इनको आप एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ओके, सब्सक्राइब आवर चैनल, like this video, share this video. Thank you.